नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लोकसभा में राहुल गांधी ने किसानों से किया वादा, 5 बड़ी बातों से मोदी सरकार को हिलाया। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि बजट में मिडिल क्लास की छाती और पीठ में छुरा घोंपा गया। राहुल गांधी ने लोकसभा में टैक्स टेररिज्म का किया जिक्र। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि शिक्षकों, सीटों और रोजगार की कमी के कारण देश में पनप रहे कोचिंग सेंटर, कानून लाए सरकार, कांग्रेस ने किया ये ऐलान। खबर में आगे आपको बताएंगे कि 65% आरक्षण पर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार। और खबर में बात होगी कि जातीय जनगणना पर राहुल गांधी को मिला जेडीयू का साथ, कहा पूरे देश में इसके पक्ष में हूं मगर बिहार के तर्ज पर हो। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी इंडिया गठबंधन का खुलकर करते हैं समर्थन तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा में राहुल गांधी ने किसानों से किया वादा, 5 बड़ी बातों से मोदी सरकार को हिलाया। जी हां दोस्तों, लोकसभा में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर भी राहुल गांधी ने कई सवाल उठाए और साथ ही पेपर लीक मामले को उठाकर मोदी सरकार को हिलाने का काम कर दिया। राहुल गांधी ने किसानों को लेकर भी भाजपा को घेरा और साथ ही किसानों से वादा किया कि अगर वो सत्ता में आए तो किसानों को एमएसपी देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि अन्नदाता ने आपके चक्रव्यूह से निकलने के लिए आपसे सिर्फ एक चीज मांगी है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी दे दीजिए, लेकिन नहीं दिया गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि एमएसपी की कानूनी गारंटी इतना बड़ा काम नहीं है, अगर बजट में इसका प्रावधान कर दिया जाता तो किसान चक्रव्यूह से निकल जाता। इंडिया गठबंधन की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि हम एमएसपी की कानूनी गारंटी जरूर देंगे। उन्होंने कहा कि हजारों साल पहले अभिमन्यु को चक्रव्यूह में 6 लोगों ने फंसा कर मारा था। चक्रव्यूह का दूसरा नाम है पद्मव्यूह, जो कमल के फूल के आकार का होता है और इसके अंदर डर और हिंसा होती है। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा 4 और लोगों का नाम लिया, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आपत्ति जताई। दोस्तों, राहुल गांधी ने दावा किया कि 21वीं सदी में एक और चक्रव्यूह तैयार किया गया है, जो अभिमन्यु के साथ हुआ था वही हिंदुस्तान के साथ किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में 6 लोगों ने घेर कर मारा था, आज भी चक्रव्यूह रचने वाले 6 लोग हैं। उन्होंने दावा किया कि जिस तरह से अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था उसी तरह हिंदुस्तान को फंसा दिया गया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सेना के जवानों को अग्निपथ के चक्रव्यूह में फंसाया गया है। बजट में अग्निवीरों को पेंशन के लिए रुपया नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि आपने कोविड के दौरान छोटे व्यवसायों को नुकसान पहुंचाया, जिससे देश की आर्थिक ढांचा कमजोर हो गया। बजट में इंटर्नशिप प्रोग्राम का जिक्र किया गया, लेकिन यह केवल 500 बड़ी कंपनियों में ही लागू होगा। 99% युवाओं को इससे कोई फायदा नहीं होगा और इसका मतलब यह है कि आपने पहले समस्याएं पैदा की और अब उनकी मरम्मत करने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इस बार का बजट 20 अधिकारियों ने तैयार किया है और उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी सिर्फ खुद के फायदे की चिंता कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि दलित, आदिवासी और गरीब लोगों के आंकड़े जनगणना में शामिल होने चाहिए। उन्होंने एक तस्वीर दिखाते हुए कहा कि बजट बनाने वाले अधिकारियों में कोई ओबीसी, आदिवासी या दलित अधिकारी नहीं है, इससे 73% लोग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुस्कुराते हुए सिर पर हाथ रख लिया और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि 20 लोगों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है और यह एक गंभीर मुद्दा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बजट में मिडिल क्लास की छाती और पीठ में छुरा घोंपा गया। राहुल गांधी ने लोकसभा में टैक्स टेररिज्म का किया जिक्र। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने आगे कहा कि 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह बनाया गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किसान पेपर लीक, देश में फैले डर, बजट और टैक्स से जुड़े बड़े मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा। और राहुल गांधी ने बोलते हुए कहा कि देश में डर का माहौल है और ये डर पूरे देश में फैला हुआ है। बीजेपी के अंदर लोग डरे हुए हैं, मंत्री डरे हुए हैं और देश के किसान डरे हुए हैं। राहुल गांधी ने इसके बाद अभिमन्यु से जड़ी प्राचीन घटना का जिक्र करते हुए सरकार पर निशाना साधा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शिक्षकों, सीटों और रोजगार की कमी के कारण देश में पनप रहे हैं कोचिंग सेंटर, कानून लाए सरकार, कांग्रेस ने दिया बयान। जी हां दोस्तों, दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर में हुए हादसे में 3 छात्रों की मौत के मामले को राज्यसभा में उठाते हुए कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि शिक्षकों, संस्थाओं में सीटों और रोजगार की कमी के कारण देश में कोचिंग सेंटर पनप रहे हैं। सुरजेवाला ने कहा कि स्कूलों और विश्वविद्यालयों में लाखों शिक्षकों की
कमी है, जिसके कारण कोचिंग सेंटर्स पनप रहे हैं। सुरजेवाला ने कोचिंग सेंटर के पनपने के 4 कारण गिनवाए। उन्होंने कहा कि बच्चों को लेकर माँ बाप की इच्छाएं, दूसरा बच्चों को आगे बढ़ाने की ललक, मेडिकल, IIT, IIM जैसे संस्थाओं में सीमित सीटें और रोजगार की कमी। जब ये चारों कारण मिल जाते हैं तो फिर कोचिंग सेंटर की जरूरत उत्पन्न होती है। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में देश भर के अंदर कोचिंग सेंटर बड़ी संख्या में पनपे हैं। उन्होंने एक सर्वे रिपोर्ट का हवाला देकर बताया कि देश में वर्ष 2028 तक कोचिंग इंडस्ट्री 1,38,000 करोड़ रुपए का व्यवसाय बन जाएगी। बीते 10 सालों में शिक्षा का व्यवसायीकरण और निजीकरण किया गया है। उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए सदन में कहा कि वर्ष 2014-15 में देश भर में 11,07,118 सरकारी स्कूल थे। वर्ष 2021-22 तक के उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि सरकारी स्कूल बढ़ने की बजाय कम हो गए हैं और उनकी संख्या 10,20,386 रह गई है। गवर्नमेंट सहायता प्राप्त स्कूलों की संख्या 2014-15 में 83,402 थी और वो भी कम होकर 82,840 रह गई है, यानी करीब 87,000 स्कूल बंद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्यों कोचिंग इंस्टीट्यूट बढ़ रहे हैं और सरकारी स्कूलों की संख्या कम हो रही है? उन्होंने ये भी कहा कि इसी दौरान प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ी है। शिक्षा की नींव पर हमला बोला जा रहा है और संसद की समिति ने बताया है कि देश के सरकारी स्कूलों में पिछले 8 से 9 सालों में 10 लाख अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 65% आरक्षण पर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट का झटका। हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से कर दिया इनकार। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 65% आरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए नीतीश कुमार सरकार को झटका दिया है। अदालत ने पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और इस मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए सितंबर का महीना मुकर्रर किया है। पिछले साल बिहार सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के लिए 65% कोटा कर दिया था, जिसे पटना हाई कोर्ट ने रद्द किया था। बिहार सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण कोटे के 50 से बढ़कर 65% कर दिया था, जिसे पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जाति जनगणना पर राहुल गांधी को मिला जेडीयू का साथ, कहा पूरे देश में इसके पक्ष में हूं मगर बिहार की तर्ज पर हो। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को संसद में जातिगत जनगणना की मांग उठाई और कहा कि देश जातिगत जनगणना चाहता है। अब केंद्र सरकार में भाजपा की सहयोगी जेडीयू का साथ भी राहुल गांधी को मिल गया है। जेडीयू ने स्पष्ट किया है कि वो देश भर में जातिगत जनगणना के पक्ष में है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू बिहार की तर्ज पर पूरे देश में जातिगत जनगणना के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि मैं बिहार सरकार के उस फैसले का भी स्वागत करता हूं जिसमें उन्होंने आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने का आग्रह किया है। सोमवार को राहुल गांधी ने संसद में कहा कि आपने जो चक्रव्यूह बनाया है इससे करोड़ों लोगों को नुकसान हुआ है। हम इस चक्रव्यूह को तोड़ेंगे और इसे तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका जाति जनगणना है, जिससे आप सब डरते हैं। इंडिया इस सदन में गारंटीकृत कानूनी MSP पारित करेगा और इसी सदन में जाति जनगणना हम पास करके आपको दिखाएंगे। केसी त्यागी ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश और बिहार में सामाजिक न्याय को मानने वाली समाजवादी पार्टी और आरजेडी को खत्म करेगी और ये दोनों दल उसका अगला निशाना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हेमंत सोरेन को राहत और ईडी को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने से कर दिया इनकार। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को जमानत देने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका खारिज कर दी जिसमें सोरेन को जमानत देने का आदेश दिया गया था। बता दें कि भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता सोरेन को गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय का 28 जून का आदेश बहुत ही तर्कसंगत था। पीठ ने कहा कि हम विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन ने 31 जनवरी को ईडी द्वारा मामले में गिरफ्तार किए जाने से कुछ समय पहले भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मामले में जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने 4 जुलाई को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्र को जितना ताकत लगाना है लगा ले, नहीं होने दूंगी बंगाल का बंटवारा, ममता बनर्जी ने दिया बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने बुधवार को बंगाल के बंटवारे की बात कहकर हलचल मचा दी है और उनके इस बयान के बाद से ही सियासत तेज हो गई है। वहीं अब इस मामले को लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपना पक्ष रखा है। ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल के 2 जिलों और बिहार के कुछ जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने और उत्तर
बंगाल को पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय का हिस्सा बनाने की कुछ भाजपा नेताओं की हालिया मांगों पर सोमवार को कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए केंद्र को सीधा चुनौती दे दी है। विधानसभा में एक प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ममता ने कहा कि केंद्र को जितनी ताकत लगानी है वो लगा ले, मैं बंगाल का बंटवारा नहीं होने दूंगी। भाजपा पर बरसते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल विभाजन का उसका सपना मैं कभी साकार नहीं होने दूंगी। इस दौरान ममता बनर्जी ने भाजपा नेताओं के प्रस्तावों का दृढ़ता से विरोध किया। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बंगाल को विभाजित करने की कोशिश करने वालों को चुनौती देती हूं। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की बैठक का भी जिक्र करते हुए कहा कि मेरा माइक बंद कर दिया गया, सभी विरोधी दल की तरफ से एकमात्र मैं वहां पहुंची थी पर मुझे बोलने नहीं दिया गया। केंद्र संघीय ढांचे को खत्म कर रहा है। बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। दरअसल ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक में अपना माइक्रोफोन बंद कर देने का आरोप लगाया है, जिसे चौधरी ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को पता था कि बैठक में क्या होने वाला है और वो पहले से ही तैयारी करके गई थी। चौधरी ने ममता बनर्जी पर राहुल गांधी से ईर्ष्या करने का भी आरोप लगाया। उनका कहना था कि राहुल गांधी को राष्ट्रीय राजनीति में मिलते महत्व से ममता बनर्जी जलन महसूस कर रही हैं। अधीर रंजन ने यहां तक कह दिया कि ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक के बारे में जो कह रही हैं, मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रही हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उपचुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, दिग्गज नेता ने छोड़ी पार्टी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता और पिछली सरकार में अनुसूचित आयोग अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है। कभी कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले इस नेता का एक पत्र सामने आया है, जिसे सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी किया जा रहा है। ये लेटर और कुछ नहीं बल्कि बैरवा का इस्तीफा है। बैरवा ने नवनियुक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को शुभकामनाओं के साथ पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग विचारधाराएं हैं। मैंने और मेरे कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन की, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी मैं भाजपा की विचारधारा से अपने आप को जोड़ नहीं पा रहा हूं। उन्होंने आगे लिखा कि मैंने 33 वर्ष कांग्रेस में सक्रिय राजनीति की है, विचारधारा मेरे खून में शामिल हो गई है। मुझे बीजेपी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं और मेरे साथी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से अलग होते हुए प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि गहलोत ने चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की लालसा में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को कांग्रेस से बाहर करने का असफल प्रयास किया। पायलट गुट के लोगों के फोन टैप करवाए, जिसका खुलासा लोकेश शर्मा विस्तार से कर चुके हैं। मेरा भी फोन टैप करवाया गया, जो कि जांच का विषय है। योजनाबद्ध तरीके के साथ मुझे भी पार्टी से निकाला गया। कुछ खास चापलूस लोगों की सिफारिश पर राजस्थान के इतने टुकड़े टुकड़े कर दिए, पंचायत समिति स्तर के क्षेत्रफल वालों को जिले बना दिए, समाज के टुकड़े कर इतने सामाजिक बोर्ड बना दिए जिनका खुद को भी नहीं पता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सोनम वांगचुक ने फिर दी आंदोलन की चेतावनी। कहा अगर सरकार ने बातचीत शुरू नहीं की तो 15 अगस्त से अनशन करेंगे। जी हां दोस्तों, जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने रविवार को ऐलान किया कि यदि सरकार लद्दाख के अधिकारियों को केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य का दर्जा और संवैधानिक संरक्षण की मांग पर बातचीत के लिए आमंत्रित नहीं करती है तो वो स्वतंत्रता दिवस पर फिर से अनशन शुरू करेंगे। वांगचुक ने कहा कि शीर्ष निकाय लेह और लद्दाख के करगिल लोकतांत्रिक गठबंधन ने पिछले सप्ताह करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर द्रास के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मांगों का एक ज्ञापन सौंपा था। सोनम वांगचुक ने कहा कि हम चुनाव के दौरान सरकार पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहते थे। हमें उम्मीद थी कि नई सरकार कुछ ठोस कदम उठाएगी। अगर वो हमारी मांगों पर गौर नहीं करते और हमें बातचीत के लिए नहीं बुलाते तो हम 15 अगस्त से एक बार फिर विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। मार्च में वांगचुक ने लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और इसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर 21 दिनों का अनशन किया था, ताकि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र को लालची उद्योगों से बचाया जा सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 31 जुलाई से 30 अगस्त तक चलेगा हरियाणा मांगे हिसाब अभियान का दूसरा चरण। दीपेंद्र हुड्डा ने जारी कर दिया शेड्यूल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत 31 जुलाई से हो रही है और यह अभियान 30 अगस्त तक चलेगा। रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पहले चरण की सफलता के बाद से अब हिसाब मांगे अभियान के दूसरे चरण का शेड्यूल जारी कर दिया है और इसमें कांग्रेस पार्टी द्वारा कुल 56 विधानसभाओं तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को दिया है झटका। कोरोनिल दवा पर वापस लेना होगा दावा। जी हां दोस्तों, उच्च न्यायालय ने सोमवार को योग गुरु बाबा रामदेव को निर्देश दिया कि वो 3 दिन के भीतर अपनी सार्वजनिक टिप्पणियां वापस लें, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि कोरोनिल कोविड-19 का इलाज है, न कि केवल एक प्रतिरक्षा बूस्टर, और साथ ही कोविड के खिलाफ एलोपैथी की प्रभावकारिता पर भी सवाल उठाया था। 2021 में डॉक्टरों
के संघों ने बाबा रामदेव, उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्णन और पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। मुकदमे के अनुसार रामदेव ने कोरोनिल के कोविड-19 के इलाज होने के संबंध में निराधार दावे किए थे, जो कि दवा को केवल इम्यूनो बूस्टर होने के लिए दिए गए लाइसेंस के विपरीत था। डॉक्टरों ने रामदेव और अन्य को इसी तरह के और बयान देने से रोकने के लिए निर्देश मांगा था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में कम होगा मुकदमों का बोझ। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार शुरू हुई 5 दिवसीय विशेष लोक अदालत। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार विवादों के सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान के लिए सोमवार को दोपहर 2 बजे से विशेष लोक अदालत की शुरुआत की, जिसमें मीडिया कैमरों को भी अदालत कक्षों के अंदर जाने की अनुमति दी गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट अपनी 75वीं वर्षगांठ पर पहली बार 5 दिवसीय विशेष लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली अदालत सहित सुप्रीम कोर्ट की 7 अदालतों में विशेष लोक अदालतें लगेंगी, जो मध्यस्थता करते हुए पक्षकारों की रजामंदी से विवाद को निपटाएंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केशव है कि मानते नहीं, फिर दिखाए अपने तेवर, कहा सरकार के बल पर नहीं जीता जाता चुनाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लखनऊ में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति में लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर चर्चा हुई और OBC कार्य समिति की बैठक में डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर अपने तेवर दिखाए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार के बल पर चुनाव नहीं जीता जाता है। उन्होंने कहा कि पार्टी ही जीतती है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव अति आत्मविश्वास से हारा गया है। OBC कार्य समिति की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाज और सरकार एक दूसरे के पूरक हैं। सरकार और संगठन दोनों मिलकर ही सरकार चलाते हैं। भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में माता प्रसाद पांडे की नियुक्ति को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर PDA कटाक्ष किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव ने मृतकों के परिजनों के लिए 1 करोड़ के मुआवजे की कर दी मांग। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली में कोचिंग सेंटर में हादसे को लेकर लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर मृतकों के परिजनों के लिए 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग कर दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर विवाद। सुप्रीम कोर्ट में अजित पवार के 40 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शरद पवार गुट की याचिका पर अजित पवार और उनके 40 विधायकों से जवाब मांगा है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले समूह को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घोषित किया गया था। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पार्दीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने शरद पवार गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर गौर किया कि राज्य विधानसभा के बचे हुए छोटे कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। बता दें कि राज्य विधानसभा का कार्यकाल इस साल नवंबर में समाप्त हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असली शिवसेना मामले में स्पीकर के फैसले पर उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुनवाई की जाएगी और इसके बाद शरद पवार गुट की सुनवाई होगी। बता दें कि ठाकरे समूह ने भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों के पक्ष में स्पीकर के फैसले को चुनौती देते हुए इसी तरह की याचिका दायर की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आरक्षण सीमा को लेकर सियासत शुरू। RJD बोली आरक्षण विरोधी है नीतीश कुमार, कोर्ट में मजबूती से नहीं लड़ रही है सरकार। जी हां दोस्तों, बिहार में जातीय जनगणना के बाद आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% तक कर दी गई थी, लेकिन हाल ही के दिनों में पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के इस निर्णय पर रोक लगा दिया था। ऐसे में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी पटना हाई कोर्ट के फैसले को सही माना है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के हाई कोर्ट के खिलाफ दायर किए गए याचिका को खारिज कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केशव प्रसाद मौर्य बड़बोले नेता हैं। CM योगी ने उन्हें झुनझुना पकड़ा दिया है और इसी के साथ शिवपाल यादव ने डिप्टी CM पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र शुरू हो गया है और इस दौरान विधानसभा में अलग नजारा देखने को मिला। शुरुआती हंगामे के बाद सदन में कार्यवाही शांतिपूर्ण माहौल में चल रही है और इसी बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक शिवपाल सिंह यादव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर जवाबी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बड़बोले नेता हैं, उनसे उनका विभाग नहीं संभल रहा है। मुख्यमंत्री ने उन्हें झुनझुना पकड़ा दिया है। उधर प्रश्नोत्तर काल के दौरान समाजवादी पार्टी विधायक योगी आदित्यनाथ सरकार से कड़े और तीखे सवाल करते दिखे। प्रदेश की स्वास्थ्य की व्यवस्था से संबंधित सवाल किए गए और प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मिलने वाली दवाएं और सुविधाओं से संबंधित सवाल पर सरकार और विपक्ष के बीच कई बार नोक झोंक की नौबत आई। इस दौरान संघ
राम सिंह यादव ने एक सवाल किया जिसमें गंभीर बीमारियों से संबंधित दवाओं की CHC स्तर पर उपलब्धता पर सवाल किया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के विधायक ने बिजली, बाढ़ और कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर सदन में आकर विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर राज्य के समग्र विकास के लिए काम कर रही है, चाहे वो सड़क हो या फिर बिजली, स्कूल, अस्पताल। बजट लाएंगे, हम राज्य के विकास को गति देने के लिए अपने काम में दृढ़ हैं। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।